नमस्ते बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? आज हम इस सेशन में बच्चों 10वीं कक्षा यानी 10th क्लास फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी का सेकंड लेसन पार्ट 2 नेताजी का चश्मा, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। उसके पूर्व बच्चों हम लेखक परिचय एक बार देखते हैं। लेखक का नाम क्या बताया था? स्वयं प्रकाश जी। इनका हम परिचय देखेंगे, लेखक परिचय। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 5 खोलिए और ध्यान से सुनिए बच्चों। स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का, आदमी और संधान उल्लेखनीय है। मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चित्रे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, तो हमारे सामाजिक जीवन के भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। रोचक किस्सागोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियां हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती है। देखिए बच्चों, स्वयं प्रकाश जी का जन्म जो है 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। जन्म यानी when he was born स्वयं प्रकाश, he was born in the सन 1947 in Indore, it is in मध्य प्रदेश। 8वें दशक में 8th century, okay, in the 8th century he is a very famous writer, and he wrote many stories. Many means how many? उन्होंने 13 कहानी, उनके 13 कहानी संग्रह प्रसिद्ध हुए हैं। So he wrote 13 stories, not only 13 stories, कहानी संग्रह, many small stories are there, okay, like that he wrote 13 story novels, and in that the important name of the story novels are सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का, आदमी और संतान, these are his story novels name. And in his stories he described the middle class people lifestyle, their struggle, their exploitation, and how they are raising the wise opposite to the exploitation. Okay, so what are the troubles of the poor person? That all we can see in his stories. He described the middle class people life in his stories. Okay, and that attract the readers, and that are very interesting. Okay, तो क्या है, वे पाठक को, पढ़ने वाले को, रीडर्स को अट्रैक्ट करते हैं उनके स्टोरीज, और पाठक उसमें रुचि लेकर पढ़ते हैं, इसीलिए उनकी कहानियां बहुत रोचक होती है। ओके, यह था लेखक स्वयं प्रकाश जी का परिचय। अब आते हैं विषय प्रवेश को। अब विषय प्रवेश में क्या होता है बच्चों, पाठ में किस घटना के बारे में बताया गया है उसका यहाँ पर उल्लेख होता है। विषय प्रवेश में देखिए, चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता, देश होता है, देश बनता है इसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से इन सबसे प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। देखिए बच्चों, सिर्फ चारों ओर घिरे भूभाग यानी ओनली द लैंड पार्ट इज नॉट कॉल्ड एज ए कंट्री. What called a country? The citizens, those are living in that land part. Trees, plants, animals, birds, and mountains, rivers. That if there are the lakes, these are all fields. These are togetherly called as a country. Okay, अभी और इनमें रहने वाले लोगों की रक्षा करना और उनकी
विकास करना, दैट इज कॉल्ड एज ए देशभक्ति. व्हाट इज द देशभक्ति? पैट्रियोटिज्म मीन्स व्हाट चिल्ड्रन? देशभक्ति. देशभक्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पैट्रियोटिज्म. पैट्रियोटिज्म किसे कहते हैं? व्हाट इज द देशभक्ति? उस देश में रहने वाले लोगों की रक्षा करना, उन्हें हर सुख सुविधाओं को प्राप्त कराना, अगर वो किसी मुसीबत में है तो उन्हें उस मुसीबत से निकालना, और उनके विकास की हर योजना को अपनाना, उसे ही देशभक्ति कहते हैं. ओके. इस कहानी में देशभक्त देश के निर्माण में सब अपने अपने तरीके से सहयोग देते हैं. इस कहानी में, इस पार्ट में नेताजी का चश्मा, इस पार्ट में एक कहानी दी गई है. दिस इज हियर दे गिव टोल्ड वन स्टोरी. दिस इज ए स्टोरी, एंड इन दिस स्टोरी एवरी कैरेक्टर इज सपोर्टिंग टू द पैट्रियोटिज्म. ओके. अपने अपने देशभक्ति को निभा रहे हैं. हाल ओके. इसमें कौन कौन है देखिए. बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल है. नॉट ओनली एल्डर्स आर हियर इन दिस स्टोरी. इन दिस स्टोरी द स्मॉल चिल्ड्रन आल्सो इंक्लूड. दे आल्सो ओके. They are also showing their patriotism. How and doing what they are showing the patriotism, we will learn this lesson, this story and come to know. Okay. हालदार साहब ने पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? पान वाले ने कहा, कैप्टन चश्मे वाला करता है. आइए उस चश्मे वाले के बारे में जानेंगे जो एक देशभक्त ही नहीं बल्कि देशभक्तों का भी प्रेमी है. इसमें, इस कहानी में एक पात्र है, पात्र यानी कैरेक्टर, जिनका नाम है हालदार साहब. वो पान वाला यानी पान के डब्बे के पास पान खाने के लिए जाते हैं और पान वाले से पूछते हैं, क्यों भाई, ये नेताजी की जो मूर्ति है आपके गांव के चौराहे में, ओके, उसके वो मूर्ति के चश्मे हर रोज कैसे बदलते हैं? One statue is there in the 4 roads middle, okay, and how which statue is that? The statue of the Subhash Chandra Bose, and every day the spectacles are changing of that statue. So the Haldar Sahab, this character is there. This person is asking to the who is selling the pan. That person is asking how it is possible to change the specs of that Subhash Chandra Bose statue. So he replied, this work doing a person whom called as captain. A person who is a captain, he is changing that spectacles of the Subhash Chandra Bose statue, and he is a Deshbhakt. Okay, so he is a he is a freedom fighter. He is a patriotism. He is a patriotism person, okay, and he loves country very much, and in sake of that he is changing that spectacles. क्या बोल रहा है? वो कैप्टन जो है बहुत देशभक्त है, और देशभक्ति के कारण ही, देश प्रेम के कारण ही वो सुभाष चंद्र बोस जी के मूर्ति पर चश्मा नहीं था, इसलिए हर रोज नया चश्मा लगा रखा है. तो अब देखेंगे इस कहानी को पढ़कर कि वो कैप्टन किस तरह से वो चश्मा बदलता है, और कैप्टन कौन है, वो किस तरह की देशभक्ति को प्रतीत कर रहा है वहाँ पे. ओके, चलिए अभी पढ़ेंगे. देखिए, हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था. कस्बा मीन्स गांव. ये छोटा गांव होता है ना, उसे कस्बा कहते हैं. ये हालदार साहब जो है ना, हर 15वें दिन 15 डेज, एवरी 15 डेज को उनके कंपनी यानी ऑफिस के काम से उन्हें उस गांव से जाना पड़ता था. उस गांव को पास करके गांव के रोड से जाना पड़ता था. कस्बा बहुत बड़ा नहीं था. कस्बा यानी वो गांव बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था. देखिए, गांव में ज्यादा घर नहीं होते, बहुत कम घर होते, मकान यानी घर, और बहुत कम मकान थे वहां पर, और बाजार भी बहुत बड़ा नहीं था, छोटा ही बाजार था. एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, क्या क्या थे देखो उस गांव में. एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, सीमेंट यानी सीमेंट पता है ना, हाँ, सीमेंट का कारखाना. 2 ओपन एयर सिनेमा घर, 2 ओपन एयर सिनेमा घर यानी 2 सिनेमा घर थे जो ऊपर छत नहीं थी, ओपन एयर बोले जैसा. एक नगर पालिका भी थी, एक नगर पालिका यानी म्युनिसिपल, ओके, म्युनिसिपालिटी.
नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। नगर पालिका है तो वो कुछ ना कुछ करती रहेगी ना। नगर पालिका का काम क्या होता है बच्चों? उस गांव की, उस नगर की देखभाल करना। तो नगर पालिका है वहां पर, तो वो कुछ ना कुछ काम करते रहेगी ना। 1 मिनट है बच्चों। तो बच्चों देखिए नगर पालिका क्या क्या काम करती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा देती थी। अगर सड़क खराब है तो उस सड़क को खोद कर नई सड़क, पक्की सड़क, ओके, अच्छी सड़क बनाना। ओके, कभी कुछ पेशाब घर बनवाना, मीन्स टॉयलेट्स बनवाना। कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन रखा दिया, यानी कभी कभी कबूतर यानी पिजन्स के लिए कुछ शेल्टर बनाना। कभी कवि सम्मेलन यानी सभी कवियों को एकत्रित कर सम्मेलन आयोजित करना। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारियों ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। तो ये नगर पालिका हर रोज कुछ ना कुछ काम करती थी। सड़क बनवाना, टॉयलेट्स बनवाना, या फिर क्या कहा है, कभी तो पक्षियों के लिए, कबूतरों के लिए शेल्टर्स बनाना, और कवि सम्मेलन, ओके, पोइट मीटिंग्स अरेंज करना। इस तरह से कुछ ना कुछ करती रहती थी। एक बार क्या हुआ, इस म्यूनसिपालिटी के इस बोर्ड ने, कुछ अधिकारियों ने, ऑफिसर्स ने क्या डिसीजन लिया कि गांव के जो 4 रूट्स एक जगह मिलते हैं ना, ओके, 4 रूट्स जो चौराहा बोलते, ओके, 4 रूट्स टुगेदरली आते हैं ना, उसे चौराहा कहते हैं। ओके, चौरस्ता अंतर्गत मेरे, ओके, वो चौरस्ता यानी चौराहे पर एक सुभाष चंद्र बोस जी का स्टेचू, व्हाइट स्टोन को क्या कहते हैं? संगमरमर, जो ताजमहल बना है उसी पत्थर से, संगमरमर के पत्थर की बनी हुई सुभाष चंद्र बोस जी का एक स्टेचू वहां पर लगाना, ऐसा इन लोगों ने सोचा। और यहाँ पर जो कहानी दी गई है इस नेताजी का चश्मा, इस पार्ट में, वो कहानी उस सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा के बारे में ही है। ओके, अब देखेंगे क्या है। जैसा कि पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत और अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ, और बोर्ड की शासन विधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया। गांव बहुत छोटा था, तो वहां पर सभी फैसिलिटीज नहीं पता, वहां के लोगों को नहीं पता कि अच्छे आर्टिस्ट जो मूर्तिकार कौन है, नहीं पता, और उनके पास अच्छी मूर्ति बनवाने के लिए उतना पैसा भी नहीं होगा। इसी कारण बहुत सा समय वेस्ट हुआ मूर्ति बनाने के लिए। तो अंत में मूर्ति बनाकर लगाने का जो समय था नगर पालिका का, वो समाप्त होने के नजदीक आ गया। तब इन्होंने क्या किया, नगर पालिका के लोगों ने, अभी किसी भी तरह वहां पर मूर्ति बनवा कर रखना है, इसलिए गांव में ही रहने वाले एक मूर्तिकार को, एक शिल्पकार को जो मूर्ति बनाता है, उसे पकड़ा और उसे मूर्ति बनाने के लिए कहा। फिर आगे देखिए क्या हुआ। जैसा कि कहा चुका है, मूर्ति तो संगमरमर की थी, व्हाइट स्टोन से बनी हुई संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, देखिए यहाँ पर मूर्ति बताई गई है, देखिए दिख रहा है ना मूर्ति, देखिए टोपी की नोक से लेकर कहाँ तक बनाए, कोट के दूसरे बटन तक। देखिए कोट है, ये कोट है, मैं एक बार बताऊंगी आपको। देखिए बच्चों, मूर्ति दिख रही है, देखिए मूर्ति किस तरह से है। टोपी की नोक से लेकर कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट की मूर्ति है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, बस इतनी छोटी मूर्ति। ओके, आगे देखिए।
तो मूर्ति कितनी ऊंचाई की बनाई? 2 फुट की। टोपी की नोक से लेकर कोट के दूसरे बटन तक की लंबाई हाइट है मूर्ति की लंबाई। ओके, जिसे कहते हैं बस्ट। बस्ट यानी छाती। और सुंदर थी मूर्ति। कैसी थी? सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसीन। मूर्ति तो बहुत सुंदर बनाई थी और नेताजी जो मूर्ति में दिखाई दे रहे थे बहुत क्या थे? सुंदर लग रहे थे। कुछ कुछ मासूम यानी इनोसेंट और कमसीन यानी स्मॉल एज्ड लग रहे थे। फौजी भी, फौजी मीन्स सोल्जर भी लग रहे थे। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारे याद आ रहे थे जो नेताजी के लगाए हुए नारे थे स्वतंत्रता आंदोलन में। स्लोगन, नारे यानी स्लोगन। जब जो कोई भी वो मूर्ति को देखता तो क्या नारे याद आ रहे थे? दिल्ली चलो, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इतनी मूर्ति कितनी सजीव थी, लाइव लग रही थी। नेताजी की आंखों पर वो मूर्ति में एक ही बात खटकती थी, वन ओनली फॉल्ट। That statue was very beautiful, but one thing is lost there. One lacking is there. There was no spectacles on the सुभाष चंद्र बोस आईज। ओके, सो उस मूर्ति के ऊपर एक ही बात खटकती थी कि मूर्ति में क्या नहीं था? चश्मा नहीं था। ओके, लेकिन संगमरमर का नहीं था। देखिए, यानी चश्मा तो था मूर्ति में, मगर वो संगमरमर जिस मूर्ति को जिस पत्थर से बनवाया था ना, उस पत्थर का बनाया हुआ नहीं था, चश्मा अलग था। ओके, एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। ओके, रियल चश्मा होता है ना, जो रियल चश्मा यानी ओरिजिनल चश्मा का ओनली एम्प्टी फ्रेम जो रहता है ना, ब्लैक कलर का चश्मा फ्रेम उस मूर्ति को पहनाया गया था। देखिए आगे क्या हुआ। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। फर्स्ट टाइम हालदार साहब जब उस चौरास्ता पे चौराहे पर रुके एंड वेंट टू द पान शॉप टू ईट दैट पान, तो दे ही कैच दैट। ओके, he identified the difference. Oh, this is not a spectacle made by the stone. It is a original spectacles empty frame. Okay, आगे क्या हुआ देखिए। उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई एंड ही स्माइल्ड। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। ओ वाह भाई, ओहो, दिस आइडिया इज वेरी नाइस। ओके, देखिए क्या हुआ। मूर्ति पत्थर की। ओके, मूर्ति वाज स्टोन। ओके, लेकिन चश्मा रियल, बट चश्मा इज ओरिजिनल, स्पेक्टिकल इज ओरिजिनल। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई एंड वो जीप में बैठे और वो आगे बढ़ गई। तभी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कल का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। हालदार साहब ने उस मूर्ति को देखा और वे हंसे, मुस्कुराए। वाह, आइडिया अच्छा है। मूर्ति पत्थर की है लेकिन जो चश्मा लगा है वो तो रियल यानी ओरिजिनल है। ओरिजिनल चश्मे का एम्प्टी फ्रेम है। ये आइडिया भी बुरा नहीं है। इस तरह वे हंसते मुस्कुराते हुए जीप में बैठे और आगे निकल पड़े उस कस्बे से। मगर जीप में बैठकर भी वे उसी मूर्ति के बारे में सोचते रहे और उन्होंने कहा कि उस गांव वालों के आइडिया को, देशभक्ति को सराहना चाहिए, क्योंकि मूर्ति बनाई मगर मूर्ति के आंखों पे चश्मा नहीं है, तो उन्होंने ओरिजिनल चश्मे का फ्रेम लगाया। यानी वे बगैर चश्मे की मूर्ति देखना पसंद नहीं करते हैं, यानी उनमें देशभक्ति कूट कर भरी है। वरना आजकल देशभक्ति कहाँ देखने मिल रही है हमें? हर कोई देशभक्ति का मजाक उड़ा रहा है ना। देखिए पेज नंबर 7 देखिए। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाले चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है।
हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। देखिए, दूसरी बार जब हालदार साहब फिर उस कस्बे से गुजरे तब उन्होंने मूर्ति देखी तो मूर्ति में कुछ फर्क नजर आया, सम डिफरेंस नजर आया। क्या डिफरेंस था वो? मूर्ति के ऊपर, आंखों के ऊपर जो चश्मा लगा हुआ था, पहले काला मोटे फ्रेम वाला चश्मा लगा हुआ था जो स्क्वायर था, स्क्वायर ग्लास उसका। अब जो लगा है वो पतला तार से बनाया हुआ, आयरन तार से बनाया हुआ गोल चश्मा लगा हुआ है। वाह, क्या आइडिया है भाई, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती मगर चश्मे तो बदल सकती है, ऐसा उन्होंने कहा। देखिए, तीसरी बार फिर नया चश्मा था, फिर थर्ड टाइम भी नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? देखिए, अब हालदार साहब जब कभी भी उस चौराहे से, चौरस्ते से जाते थे तो उनकी एक आदत यानी हैबिट बन गई थी कि उस मूर्ति को देखना, और जब कभी भी वे मूर्ति को देखते थे तो हर बार एक नए चश्मे का फ्रेम उस मूर्ति के आंखों पर लगा हुआ रहता था। वाह भाई, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती मगर चश्मा बदल सकती है, आइडिया बहुत है, ऐसा उन्होंने सोचा और मन ही मन मुस्कुराए। मगर अब हर बार हालदार साहब कस्बे से जाते थे तो वो चौराहे पे रुकते थे, पान खाते थे और मूर्ति को जरूर देखते थे। ऐसा बहुत दिन तक चलता रहा। तो एक बार हालदार साहब से रहा नहीं गया, उत्सुकता यानी क्यूरियोसिटी से उन्होंने उस पान वाले से पूछा, क्या भाई, क्या बात है, इस मूर्ति के चश्मे हर रोज कैसे बदलते हैं? देखिए क्या जवाब मिला उन्हें। पान वाले के खुद मुंह में पान ठूसा हुआ था, उस पान वाले के मुंह में खुद पान, ऐसा पान ठूसा हुआ था, ऐसे पान खा रहा था, मुंह में पूरा पान ठूसा हुआ था, यानी पान मुंह में भरा हुआ था, मुंह ऐसा हुआ था। वो एक काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था। पान वाला कैसा था? काले रंग का, मोटा और खुशमिजाज यानी हैप्पी नेचर्ड आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वो आंखों ही आंखों में हंसा, क्योंकि मुंह में पान भरा हुआ था ना, तो वो यूं हंसा। ओके, हालदार साहब ने जब पूछा पान वाले से, क्या भाई इस मूर्ति के चश्मे के हर रोज कैसे बदलते हैं, तब पान वाले ने आंखों ही आंखों में हंसकर हंसा और उसकी तोंद थिरकी। वो मोटा था ना, मुंह आंखों ही आंखों में, मुंह में हंसने से उसकी तोंद यानी पेट ऐसे 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 हंसते रहते, थिरकी यानी पेट का हिलना, तोंद थिरकना। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका, पीछे घूमकर जो पान मुंह में था उसे थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, पान खाकर ये जो दांत है ना, बत्ती सी यानी दांत लाल और काले हो गए थे, तो उस बत्ती सी दिखाकर यानी हंसते हुए, अपने दांत दिखाते हुए बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है, ये सब काम कौन करता है, मूर्ति के चश्मे बदलने का काम कौन करता है? कैप्टन चश्मे वाला करता है। देखो, अब हालदार साहब पूछ रहे, क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया, चश्मा बदल देता है। क्या मतलब? व्हाट द मीनिंग? हालदार साहब ने पूछा। क्या चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए, क्या चेंज करता है मूर्ति पर, अब भी नहीं समझ पाए। कोई ग्राहक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो वो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा पिटा दिया। अभी मूर्ति पर ये कैप्टन जो है, ये व्यक्ति उन चश्मे के फ्रेम्स बेचने का काम करता है। चश्मे के अलग अलग फ्रेम्स होते हैं ना बच्चों, तो ये क्या करता है, एक फ्रेम मूर्ति की आंखों पर लगाता है सुभाष चंद्र बोस के, और उसके पास में ही चश्मे के फ्रेम्स बेचने के लिए बैठ जाता है। अगर कोई ग्राहक कस्टमर आया और उसे नेताजी की मूर्ति पर लगा हुआ चश्मे का फ्रेम पसंद आया, तो वो वहां से मूर्ति से निकालकर उस कस्टमर को यानी ग्राहक को देता है, और दूसरा खाली फ्रेम लेकर चश्मे का उस मूर्ति को लगा देता है। इस तरह वो हर रोज मूर्ति को जो चश्मे के फ्रेम्स लगाता है ना, वो अलग अलग लगाता है। देखिए, अब
हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है, तो मूर्ति पर लगा है तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, क्या आइडिया है, बहुत खूब। देखिए, अब ये कैप्टन चश्मे वाला जो है, जो नेताजी की मूर्ति बनाई गई थी वहां पर चौरस्ते में, बगैर चश्मे की थी, चश्मा बनाना भूल गया था मूर्तिकार। तो इस कैप्टन चश्मे वाले को वो नेताजी की मूर्ति बगैर चश्मे की देखना पसंद नहीं, मानो उसे ऐसा लगता हो कि नेताजी को चश्मा पहने बगैर दिक्कत हो रही हो, कठिनाई हो रही हो देखने में। इसलिए वो क्या करता था, अपने पास जो खाली चश्मे के फ्रेम थे उसमें से एक फ्रेम लेकर नेताजी की मूर्ति पर लगा देता था और खाली फ्रेम में बेचने के लिए बैठ जाता था। अगर कोई कस्टमर आए और उसे नेताजी की मूर्ति पर जैसा फ्रेम लगाया है वैसे ही फ्रेम की मांग करे और उसके पास दूसरी न हो, तो वो क्या करता था, मूर्ति के पास जाता था, नेताजी से क्षमा मांगता था, सॉरी कहता था और उस मूर्ति के पास से वो फ्रेम लेकर उस ग्राहक को देता था, बेचता था और अपने पास का दूसरा खाली फ्रेम नेताजी की मूर्ति पर लगाता था। देखिए क्या आइडिया है, बहुत खूब है ना। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। अब पान वाला ने पहला पान बाहर थूक के यह जवाब हवलदार साहब को दिया। अब फिर पान वाले ने दूसरा पान मुंह में ठूसा यानी रखा। दोपहर का समय था। इट्स ए इवनिंग टाइम, इट्स ए आफ्टरनून टाइम। दोपहर मीन्स आफ्टरनून। दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। ओके, नो रश ऑन द पान शॉप। भीड़ भाड़ यानी नो क्राउड, नो रश। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, ऐसे आंखों से ही हंसा क्योंकि पान मुंह में ठूसा हुआ था। उसकी तोन थिरकी, फिर से उसकी तोन यानी पेट हिला हंसते समय। ओके, कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पिक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला। जो पान खाने के बाद जो पान का जूस होता है, पानी होता है, उसने पीछे पलट कर थूका और फिर बोला, ओके, मास्टर बनाना भूल गया। क्या बोला? मास्टर बनाना भूल गया। अब ये मास्टर कौन है और वो क्या बनाना भूल गया, हम अगले सेशन में देखेंगे बच्चों। आशा करती हूँ यहाँ तक का पाठ, यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई होंगी। आपसे निवेदन है, आप इस कहानी को जहाँ तक यहाँ पेज नंबर 7 तक पढ़ाया है मैंने, उसे 2 बार पढ़िए। इसका जो बचा हुआ शेष भाग है उसका हम अगले सेशन में अध्ययन करेंगे। ओके बच्चों, तो एक बार आप साइलेंट रीडिंग कीजिए। बच्चों आज हम यही रुकेंगे और आज का हमारा होमवर्क इस तरह है। होमवर्क लिखिए पेज नंबर 7 पर। देखिए बच्चों, यहाँ पर पेज नंबर 7 पर यहाँ पर 1 2 3 4 क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं। एक प्रश्न उत्तर, ये क्वेश्चन आंसर्स आपको होमवर्क में लिखना है। तो साक्षी इस तरह से लिखिए। साक्षी, क्लास लिखिए 10th। सब्जेक्ट लिखिए हिंदी और होमवर्क लिखिए HW लर्न एंड राइट क्वेश्चन एंड आंसर फ्रॉम टेक्स्ट बुक पेज नंबर 7 in HW one time. In HW one time, okay? And here we have to take parent sign and here teacher sign, okay? तो बच्चों आज हम यही रुकेंगे। इस पाठ का शेष भाग का अध्ययन हम अगले सेशन में करेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो जो होमवर्क दिया है उसे समय में कर जो स्कूल का मेल आईडी है बच्चों, उस मेल आईडी को भेज दीजिए। हम फिर इस पाठ के शेष भाग के साथ अगले सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद, बाय बाय।